औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पहले प्लाज्मा प्रोटीन का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। वो मेथड जो प्लाज्मा प्रोटीन की सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली 7 डिफरेंट मेथड प्लाज्मा प्रोटीन की सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर चौथे नंबर पे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे और पाँचवें नंबर पे हम ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। मींस प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ से ओरिजिनेट होता है, एम्ब्रियो में और फिर एडल्ट्स में। और लास्ट में हम फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। प्लाज्मा प्रोटीन मेनली 3 प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। एक है सीरम ग्लोबुलिन, दूसरा है सीरम अल्बुमिन और तीसरा है फाइब्रिनोजिन। ये तीनों प्रोटीन जो है ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अब प्लाज्मा और सीरम में क्या फ़र्क है? प्लाज्मा में ये तीनों प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जबकि सीरम में सिर्फ अल्बुमिन और ग्लोबुलिन होते हैं, लेकिन फाइब्रिनोजिन सीरम में नहीं होते। फाइब्रिनोजिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ब्लड की कोएगुलेशन में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। तो इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा में ब्लड की कोएगुलेशन होती है, मींस प्लाज्मा की कोएगुलेशन होती है, लेकिन सीरम की कोएगुलेशन नहीं होती। नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के नॉर्मल वैल्यू ये है। सीरम अल्बुमिन 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सबसे कम है, वो 69,000 है। सीरम ग्लोबुलिन 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 1,56,000 है। फाइब्रिनोजिन 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। इसका मतलब है कि ये सबसे लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है। अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। अल्बुमिन और ग्लोबुलिन के दरमियान जो नॉर्मल रेशियो है वो 2:1 है। इसका मतलब ये है कि अल्बुमिन की अमाउंट ग्लोबुलिन के लिहाज से डबल होती है। ये कुछ डिजीज़ स्पेशली लीवर और किडनी डिजीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। मींस अगर इस अल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो में कोई चेंज आता है तो हमें पता चलता है कि कोई लीवर और किडनी प्रॉब्लम है। सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन को हम डिफरेंट मेथड के थ्रू सेपरेट करते हैं। पहला जो मेथड है वो है प्रिसिपिटेशन मेथड। प्रिसिपिटेशन मेथड में सीरम में अल्बुमिन और ग्लोबुलिन को हम सेपरेट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम 22% सोडियम सल्फेट सोल्यूशन को सीरम के अंदर डालते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट अल्बुमिन जो है वो ऊपर रह जाता है क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट लो है, और ग्लोबुलिन जो है वो प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो इस तरह हम दोनों की सेपरेशन कर लेते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है साल्टिंग आउट मेथड। साल्टिंग आउट मेथड में हम साल्ट को सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं और इस सॉल्यूशन को इस साल्ट से फुली सैचुरेट करते हैं या पार्शली सैचुरेट करते हैं। तो इस सैचुरेशन की रिज़ल्ट में प्रोटीन की प्रिसिपिटेशन हो जाती है। नॉर्मली सीरम ग्लोबुलिन को 2 फ्रैक्शन में इसके थ्रू डिवाइड किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। एक है सीरो ग्लोबुलिन और दूसरा है यू ग्लोबुलिन। यू ग्लोबुलिन जो है ये सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन की फुल सैचुरेशन, मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन की हाफ सैचुरेशन और अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन की 1/3 सैचुरेशन के थ्रू सेपरेट हो जाता है। ये यू ग्लोबुलिन वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो इस वजह से ये सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के थ्रू साल्ट आउट होता है। जबकि सीडो ग्लोबुलिन जो है ये मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन की फुल सैचुरेशन और अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन की हाफ सैचुरेशन के थ्रू सेपरेट होता है। ये वाटर में सॉल्युबल होता है, इस वजह से ये सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के थ्रू साल्ट आउट नहीं होता, प्रेसिपिटेट नहीं होता। तीसरा जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड में प्रोटीन को इलेक्ट्रिकल चार्ज और रेट ऑफ माइग्रेशन के बेसिस पे सेपरेट किया जाता है। इसमें 2 पोल्स लगते हैं, एक है पॉजिटिव पोल और दूसरा है नेगेटिव पोल। फिर प्रोटीन जो है वो अपने अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करते हैं और इस तरह प्रोटीन की सेपरेशन हो जाती है। इसके अलावा रेट ऑफ माइग्रेशन के थ्रू भी ये सेपरेट होते हैं। रेट ऑफ माइग्रेशन का मतलब ये है कि कुछ प्रोटीन्स जो है वो फास्टली मूवमेंट करते हैं, जबकि कुछ प्रोटीन्स
पोल्स की तरफ स्लोली मूवमेंट करते हैं, तो इस तरह प्रोटीन की सेपरेशन हो जाती है। इसका प्रोसीजर क्या है? इसमें टेसेलियस एपरेटस में सॉल्यूशन को लिया जाता है और इस टेसेलियस एपरेशन में सेलुलोज और स्टार्क ब्लॉक होता है या पेपर ब्लॉक होता है। तो इस मेथड के थ्रू हम प्रोटीन्स को अल्बुमिन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन में सेपरेट करते हैं। चौथा जो मेथड है वो है कोहान्स फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। कोहान्स फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू हम प्रोटीन को देयर सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पे सेपरेट करते हैं। इस मेथड में हम प्रोटीन्स को अल्बुमिन और डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ ग्लोबुलिन के थ्रू सेपरेट करते हैं। मीन्स कुछ की सॉल्युबिलिटी हाई होती है और कुछ की सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो इस तरह प्रोटीन की सेपरेशन हो जाती है। पांचवा जो मेथड है वो है अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन मेथड। अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन मेथड में प्रोटीन्स को देयर डेंसिटी के बुनियाद पे सेपरेट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर डाला जाता है और फिर सेंट्रीफ्यूग मशीन तेज़ी से रोटेट करता है, तो एज ए रिज़ल्ट वो प्रोटीन जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और जो प्रोटीन जिसकी डेंसिटी कम होती है वो इस तरह कुछ वक्त के बाद प्रेसिपिटेट होते हैं। तो इस तरह प्रोटीन की सेपरेशन हो जाती है। इस मेथड के थ्रू हमें प्रोटीन की मॉलिक्यूलर वेट के बारे में पता चलता है और इस मेथड के थ्रू हम प्रोटीन की मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। छठा जो प्रोसीजर है वो है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एक कॉलम क्रोमेटोग्राफिक मेथड है जिसमें प्रोटीन को उसके साइज़ के बुनियाद पे सेपरेट किया जाता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय पासिंग थ्रू अ बेड ऑफ पोरस बीड्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के आगे एक पोरस बीड्स लगाया जाता है और फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल को इसके थ्रू पास होना पड़ता है। वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसकी साइज़ कम होती है वो इजीली पास होते हैं और वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसकी साइज़ ज़्यादा होती है वो पास नहीं हो पाते। तो इस तरह प्रोटीन की सेपरेशन हो जाती है। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड वो मेथड है जिसमें प्रोटीन को इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड देयर रिएक्शन विद एंटीबॉडीज़ के थ्रू सेपरेट किया जाता है। पहला जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड था उसमें प्रोटीन को इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू सिर्फ सेपरेट किया जाता था और इसकी रेट ऑफ माइग्रेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता था। लेकिन ये जो मेथड है इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज के साथ साथ देयर रिएक्शन विद एंटीबॉडीज़ के थ्रू प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट सबसे हाई मॉलिक्यूलर वेट फाइब्रिनोजेन की है और सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट अल्बुमिन की है। अनकोटिक प्रेशर। प्लाज्मा प्रोटीन अनकोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और नॉर्मली जो अनकोटिक प्रेशर है वो 25 mmHg होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि प्लाज्मा प्रोटीन एक्सर्ट करते हैं उसको कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है और अनकोटिक प्रेशर कहा जाता है। अल्बुमिन अनकोटिक प्रेशर के मेंटेनेंस में और एक्सर्ट करने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन सबसे हाई होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज 1.026। बफर एक्शन। प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड की बफर एक्शन में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं और ये ब्लड की 1/6 ऑफ टोटल बफरिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि जब भी एसिड की एडिशन होती है ब्लड में तो ये प्लाज्मा प्रोटीन हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं और ब्लड में एसिडोसिस को प्रिवेंट करते हैं। तो इस तरह यह एसिड बेस रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मींस पीएच की रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन की जो ओरिजिन है वो एम्ब्रियो और एडल्ट्स में डिफरेंट है। एम्ब्रियो में प्लाज्मा प्रोटीन मेसेनकाइमल सेल से सिंथेसाइज होते हैं। सबसे पहले अल्बुमिन सिंथेसाइज होता है और फिर बाद में दूसरे सिंथेसाइज होते हैं। इन एडल्ट्स में प्लाज्मा प्रोटीन लीवर के रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स से सिंथेसाइज होते हैं। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स मैक्रोफेज सेल्स है जो कि लीवर में इसको कुफर सेल्स कहा जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन इसके अलावा स्प्लीन, बोन मेरो, डिसइंटीग्रेटिंग ब्लड सेल्स
और जनरल टिश्यू ऑफ सेल्स में भी प्रोड्यूस होते हैं। गामा ग्लोबुलिन जो है ये बीटा लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होता है। गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ को कहते हैं और एंटीबॉडीज़ बीटा लिम्फोसाइट में प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला फंक्शन है रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कोगुलेशन में फाइब्रिनोजेन बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि ब्लड कोगुलेशन के टाइम पे फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड कोगुलेशन काज करता है। रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में गामा ग्लोबुलिन बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। इसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। ये एंटीबॉडीज़ को कहते हैं। रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। प्लाज्मा प्रोटीन डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें अल्फ़ा ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और बीटा ग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल है। ये प्लाज्मा प्रोटीन हार्मोन, एंजाइम वगैरह की ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें जो अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन है ये स्पेशली मेटल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रोल इन मेंटेनेंस ऑफ अनकोटिक प्रेशर इन ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में अनकोटिक प्रेशर की मेंटेनेंस में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन की जो साइज़ है वो लार्ज होती हैं। इस वजह से ये कैपिलरी के थ्रू ब्लड से टिश्यू की तरफ फिल्टर नहीं हो पाते, तो इस वजह से प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में रह जाते हैं और वहाँ पे अनकोटिक प्रेशर की मेंटेनेंस में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जो अनकोटिक प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं इसको कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। इसमें एल्बुमिन जो है वो 70% ऑफ अनकोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है वो सबसे हाई होता है। नॉर्मल जो अनकोटिक प्रेशर है वो 25 mmHg है और एल्बुमिन के बाद ग्लोबुलिन जो है वो सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा अनकोटिक प्रेशर एग्जर्ट करता है, लेकिन फाइब्रिनोजेन सबसे लीस्ट अनकोटिक प्रेशर एग्जर्ट करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, स्टार्लिंग हाइपोथेसिस। डिफरेंट सब्सटेंसेस जो कि कैपिलरी मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड और सेल्स के दरमियान एक्सचेंज होती हैं, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टार्लिंग हाइपोथेसिस, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन is proportional to hydrostatic pressure difference across the membrane minus the uncoated pressure। स्टार्लिंग हाइपोथेसिस के मुताबिक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ऑस्मोटिक प्रेशर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाई होगा मींस ब्लड में फ्लूइड का लेवल हाई होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है वो फिल्टर होगी फ्राम ब्लड टूवर्ड्स दी टिश्यू। लेकिन अगर प्लाज्मा प्रोटीन के लेवल हाई है तो फिल्ट्रेशन इनहिबिट होगी। रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ये हमने पहले भी पढ़ा कि प्लाज्मा प्रोटीन की बफरिंग एक्शन है और इसके थ्रू ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में, पीएच को मेंटेन करने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड की विस्कोसिटी में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं और यही विस्कोसिटी ब्लड प्रेशर के मेंटेनेंस में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा एल्बुमिन जो है वो मैक्सिमम विस्कोसिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन दूसरे प्लाज्मा प्रोटीन के लिहाज से हाई होता है। रोल इन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन। ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन रेड ब्लड सेल्स के थ्रू रोलेक्स फॉर्मेशन को एक्सेलरेट कर देते हैं। रोलेक्स किसे कहते हैं? जब रेड ब्लड सेल आपस में स्टेक टुगेदर हो जाते हैं और एक रेड ब्लड सेल का एग्रीगेट बन जाता है तो इसको रोलेक्स कहा जाता है। इसकी फॉर्मेशन में ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाती हैं तो ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को भी इंक्रीज़ कर देते हैं और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट डिजीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक टूल है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट नॉन स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ के लिए एक नॉन स्पेसिफिक इंडिकेटर है। मींस ये शो नहीं करते कि कौन सी डिजीज़ प्रेजेंट है, लेकिन जब भी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हाई होगा, रोलेक्स फॉर्मेशन होगी, तो हमें पता चलेगा
कि डिजीज़ तो प्रेजेंट है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी डिजीज़ प्रेजेंट है। रोल एंड सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ड्यूरिंग सर्कुलेशन रेड ब्लड सेल्स रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन द ब्लड। सर्कुलेशन के टाइम पे रेड ब्लड सेल्स यूनिफॉर्मली ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह नहीं होता कि नीचे रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन हाई होती है और ऊपर कम होती है, बल्कि रेड ब्लड सेल्स हर जगह पे इक्वली प्रेजेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स की इस प्रॉपर्टी को सस्पेंशन स्टेबिलिटी कहा जाता है, और इस सस्पेंशन स्टेबिलिटी के लिए ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन रिस्पॉन्सिबल है। रोल एंड प्रोडक्शन ऑफ ट्रिफोन सब्सटेंसेस। ट्रिफोन सब्सटेंसेस एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि टिश्यू कल्चर के टाइम पे सेल्स के नरिशमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। ये सब्सटेंसेस ल्यूकोसाइट्स मींस वाइट ब्लड सेल्स प्लाज्मा प्रोटीन से सिंथेसाइज करते हैं। रोल एज रिजर्व प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन एज अ रिजर्व प्रोटीन वर्क करते हैं, मींस जब बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल फास्टिंग के टाइम पे इनएडिक्वेट फूड इंटेक होता है, फूड इंटेक कम होता है या प्रोटीन इंटेक कम होता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो बॉडी के लिए लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। यही प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये टिश्यू की तरफ जाते हैं और वहाँ पे टिश्यू मैक्रोफेजेस इसकी ब्रेकेज काज कर देते हैं और इसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर यही अमाइनो एसिड ब्लड में एंटर करते हैं और सेल्स तक जाते हैं और वहाँ पे सेलुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस वजह से प्लाज्मा प्रोटीन को रिजर्व प्रोटीन कहा जाता है। तो ये इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद जो मेथड है प्लाज्मा फेरेसिस वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनिमल में होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।